स्टूडेंट्स, मैं बीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज बहरोड। स्टैटिक्स की इस क्लास में आज हम स्टडी करेंगे फंक्शंस, इम्पोर्टेंस एंड नेचर ऑफ स्टैटिक्स अर्थात सांख्यिकी के कार्य, महत्व एवं प्रकृति की। तो फर्स्टली हम देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ स्टैटिक्स अर्थात सांख्यिकी के कार्य। फर्स्ट है विस्तार का आभास कराना। समंकों के रूप में दिए गए विवरण से किसी घटना के विस्तार या किसी समस्या की वास्तविक महत्ता का ठीक ठीक आभास हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम ये कहें कि 1981 व 1991 के बीच की अवधि में इंडियन पॉपुलेशन तीव्र गति से बढ़ी, तो इससे समस्या की गंभीरता का सही पता नहीं चल पाएगा। किंतु यदि ये कहा जाए कि 1981 में भारत की जनसंख्या 68.33 करोड़ थी, जो 1991 में 84.63 करोड़ हो गई, तो समस्या के आकार का आभास होने लगेगा। इसके अतिरिक्त यदि ये कहा जाए कि 1981 व 1991 के बीच इंडियन पॉपुलेशन औसत रूप से 163 लाख व्यक्ति प्रति वर्ष या 44,660 व्यक्ति प्रतिदिन या 1,861 व्यक्ति प्रति घंटा या 31 व्यक्ति प्रति मिनट की दर से बढ़ी है, तो समस्या का आकार व उसका गंभीर रूप और भी अधिक स्पष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है तथ्यों की तुलना करना तथा उनमें संबंध स्थापित करना। विभिन्न तथ्यों की तुलना करने के लिए डिफरेंट टाइप के स्टैटिस्टिकल मेथड्स जैसे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, इंडेक्स नंबर्स, सूचकांक, कॉफिशिएंट्स, गुणांक आदि का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, माध्यों और गुणांकों की सहायता से दो देशों की पर कैपिटा इनकम की तुलना की जा सकती है और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में जो इनइक्वलिटी है उसका भी अनुमान लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत ज्ञान व अनुभव की वृद्धि करना। समंकों का विश्लेषण व निर्वचन करने से तर्क शक्ति बढ़ती है और प्रत्येक समस्या के प्रति उचित दृष्टिकोण विकसित होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स की इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस की यदि स्टैटिस्टिकल टेस्ट करना है हमें, तो इसके लिए सांख्यिकी की कुछ इनिशियल नॉलेज की आवश्यकता पड़ेगी। जो व्यक्ति ये करना चाहता है उसे विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों से मिलकर सूचना एकत्रित करनी होगी और अनेक कठिनाइयों व समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा उसे समय समय पर बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय भी करने होंगे। अर्थात स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से व्यक्तिगत ज्ञान और अनुभव में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है पूर्वानुमान लगाना। केवल वर्तमान तथ्यों का ही विश्लेषण नहीं किया जाता सांख्यिकी में, बल्कि इनके आधार पर भावी अनुमान भी लगाए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर्थिक विकास की योजनाएं भावी अनुमानों के आधार पर ही बनाई जाती है और ये कार्य डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेथड्स जैसे इंटरपोलेशन, अंतर्गणन, एक्स्ट्रापोलेशन, बाह्य गणन, रिग्रेशन, प्रतीपगमन आदि की सहायता से किया जाता है। नेक्स्ट है नीति निर्धारित करना। सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक तथा अन्य क्षेत्रों में नीति निर्धारित करने में सांख्यिकी पथ प्रदर्शन करती है। फॉर एग्जाम्पल, देश की इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसीज, प्राइस पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी आदि एकत्रित समंकों के विश्लेषण के आधार पर ही निर्धारित की जाती है। इसके अलावा वर्तमान नीतियों के परिणामों का यानी उनके रिजल्ट्स का इवैल्यूएशन करने में भी स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फॉर एग्जाम्पल, सांख्यिकी विश्लेषण द्वारा ही इस बात का सही पता लगाना संभव है कि भारत सरकार की जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी थी अर्थात आर्थिक उदारीकरण व निजीकरण की नीति थी, वो कहाँ तक सफल हुई। नेक्स्ट है जटिल तथ्यों को सरल बनाना। सामान्य व्यक्ति जटिल व बिखरे हुए तथ्यों से न तो कोई रिजल्ट निकाल सकता है और न ही उन्हें समझ सकता है। लेकिन यदि हम स्टैटिस्टिक्स के जो डिफरेंट मेथड्स है जैसे वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, सारणीयन, टेबुलेशन, चित्रमय व बिंदु रेखीय प्रदर्शन अर्थात डायग्रामेटिक एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आदि का यूज़ करें, तो विभिन्न प्रकार के जो जटिल सांख्यिकीय तथ्य हैं उन्हें सरल बनाया जा सकता है और आसानी से समझा जा सकता है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक नियमों की सत्यता की जांच करना। पुराने नियमों के परीक्षण और नए नियमों के निर्माण में भी सांख्यिकी का यूज़ किया जाता है।
फॉर एग्जाम्पल जो माल्थस की पॉपुलेशन थ्योरी है या क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है अर्थात मुद्रा परिमाण सिद्धांत है, इन सिद्धांतों में जो भी मॉडिफिकेशन हुए हैं, संशोधन हुए हैं, उनका आधार सांख्यिकी ही है। तो ये हुए फंक्शंस ऑफ स्टैटिक्स। नेक्स्ट हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स अर्थात सांख्यिकी का महत्व। विभिन्न क्षेत्रों में सांख्यिकी का काफ़ी यूज़ किया जाता है। वन बाय वन हम इनकी स्टडी कर लेते हैं। फर्स्टली हम देखेंगे शासन प्रबंध में महत्व। शासन प्रबंध को ठीक प्रकार से चलाने के लिए सांख्यिकी का प्रयोग अति प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। जैसा कि हमने पहले स्टडी की है कि सांख्यिकी का उद्भव ही राजाओं के विज्ञान या राज्य शिल्प विज्ञान के रूप में हुआ है। प्रेजेंट सिनेरियो में स्टेट्स का कॉन्सेप्ट पुलिस स्टेट के स्थान पर वेलफेयर स्टेट में कन्वर्ट हो गया है और इस सिचुएशन में समंकों की उपयोगिता और भी अधिक बढ़ गई है। इसी कारण समंकों को हम शासन प्रबंध के नेत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक नियोजन में महत्व। किसी देश की आर्थिक योजना का निर्माण वहाँ के उपलब्ध साधनों, मुख्य समस्याओं तथा आवश्यकताओं से संबंधित सांख्यिकीय सामग्री के बिना असंभव है। पर्याप्त व विश्वसनीय समंकों के आधार पर ही योजना निर्माता देश में उपलब्ध प्राकृतिक व मानवीय साधन, पूंजी, राष्ट्रीय आय आदि की ठीक जानकारी प्राप्त करते हैं। स्टैटिस्टिकल डेटा से इस बात का पता चलता है कि देश की अल्पकालीन और दीर्घकालीन आवश्यकताएं क्या है तथा किन समस्याओं को प्राथमिकता दी जाए। इन सब तथ्यों के आधार पर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं तथा उनको प्राप्त करने हेतु उपयुक्त वित्तीय संसाधनों के सांख्यिकीय अनुमान भी लगाए जाते हैं। इसके अलावा योजना की प्रगति का मूल्यांकन भी समंकों के द्वारा ही संभव है। फॉर एग्जाम्पल समंकों से ही ये पता चलता है कि किन किन क्षेत्रों में योजना के जो टारगेटेड लक्ष्य थे या निर्दिष्ट लक्ष्य थे उन्हें प्राप्त कर लिया गया है या नहीं किया गया है, किन क्षेत्रों में प्रस्तावित गति से विकास नहीं हो पाया है। इसके अलावा विकास की धीमी गति के कारण क्या है। नेक्स्ट है व्यवसाय तथा वाणिज्य में महत्व। व्यापारी को उपयुक्त समंकों के आधार पर ही वस्तु की मांग का अनुमान लगाना पड़ता है तथा क्रय विक्रय व विज्ञापन नीतियां निर्धारित करनी पड़ती है और यदि अनुमान सही नहीं हो तो माल के बचे रहने से हानि अथवा माल कम पड़ने से पर्याप्त लाभ से वंचित होना पड़ता है। उद्योगपतियों को भी भूतकालीन व वर्तमान आंकड़ों के आधार पर ही मांग का अनुमान लगाना पड़ता है और ये निर्णय करना पड़ता है कि आगामी अवधि में किस प्रकार की वस्तु का और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। मांग के अतिरिक्त कच्चे माल के क्रय, निर्मित माल के विक्रय, विज्ञापन, यातायात, श्रम तथा मूल्य निर्धारण संबंधी नीतियां भी उपयुक्त व यथार्थ समंकों के विश्लेषण के आधार पर ही निर्धारित की जाती है। स्टॉक एक्सचेंज सट्टा करने वालों और दलालों को भी शेयर्स तथा वस्तुओं के पिछले मूल्य समंकों तथा मांग पूर्ति की वर्तमान स्थिति आदि के आधार पर ही भावी मूल्यों के पूर्वानुमान लगाने पड़ते हैं। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में महत्व। अर्थशास्त्र की विभिन्न शाखाओं से संबंधित नियमों व सिद्धांतों का विश्लेषण तथा पुष्टिकरण भी समंकों के द्वारा ही संभव है। फॉर एग्जाम्पल कंजम्पशन से रिलेटेड डेटा से हमें व्यक्तियों के जीवन स्तर, विभिन्न मदों पर उनके व्यय, मांग की लोच आदि की समुचित जानकारी प्राप्त होती है। उत्पादन समंकों से राष्ट्र की संपत्ति की मात्रा, उसमें होने वाले चेंजेज और उनके कारणों का पता लगता है। इसके अलावा जो एक्सचेंज से रिलेटेड डेटा है अर्थात विनिमय समंकों से देश की व्यापारिक उन्नति, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट आदि के संबंध में उपयोगी जानकारी प्राप्त होती है। डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात वितरण से रिलेटेड डेटा से हमें राष्ट्रीय लाभांश में उत्पादन के विभिन्न साधनों के भाग, विभिन्न वर्गों की आर्थिक स्थिति आदि का पर्याप्त ज्ञान हो जाता है। जो रेवेन्यू से रिलेटेड डेटा है अर्थात राजस्व समंक है, उनसे हमें देश के इनकम, एक्सपेंडिचर, डेट आदि का अनुमान लग जाता है। इस प्रकार अर्थशास्त्र में भी सांख्यिकी का काफ़ी यूज़ है। नेक्स्ट हम देखते हैं सांख्यिकी की सार्वभौमिक उपयोगिता। देखिए जो समाजशास्त्र, शिक्षा, मनोविज्ञान, भौतिक विज्ञान आदि विभिन्न प्रकार के विज्ञान हैं, उनमें सांख्यिकी विज्ञान एक आवश्यक अनुसंधान के साधन के रूप में यूज़ किया जाता है। सरकार अपनी नीतियां निर्धारित करने और अपने निर्णयों के समर्थन में समंकों को ही आधार बनाती है। सामूहिक सौदेबाजी में श्रमिक व प्रबंधक दोनों ही समंकों की सहायता लेते हैं।
प्रतियोगी मंडल अपनी अपनी वस्तुओं की किस्म उत्कृष्टता को सिद्ध करने हेतु समंकों का ही यूज़ करते हैं। ग्राहकों पर जो प्रतिदिन समाचार पत्रों और टीवी आदि के माध्यम से इफेक्ट डाला जाता है, वहाँ भी स्टैटिस्टिकल्स डेटा का ही यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, एडवर्टीजमेंट्स में बताया जाता है कि ये प्रोडक्ट 85% सेटिस्फैक्शन दे रहा है, अर्थात यूज़फुल है। इसके अलावा इतनी % पॉपुलेशन इसका यूज़ कर रही है, तो इस प्रकार से वहाँ भी स्टैटिस्टिकल डेटा का ही यूज़ किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्तमान युग सांख्यिकी का युग है। ये हुई सांख्यिकी की उपयोगिता या उसका महत्व। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी सीमाएं क्या है, अर्थात इसमें क्या कमियां हैं या क्या दोष रह गए हैं। तो फर्स्ट है केवल संख्यात्मक तथ्यों का विश्लेषण, गुणात्मक तत्वों की उपेक्षा। देखिए, स्टैटिक्स है वो सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा से, क्वांटिटेटिव फैक्ट से रिलेटेड है, ये हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। और जो क्वालिटेटिव फैक्ट्स है वो स्टैटिक्स के अंतर्गत नहीं आते हैं। फॉर एग्जांपल, स्टैटिक्स में हम एज, हाइट आदि का अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि इसे आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन जैसे हेल्थ सिचुएशंस है, इंटेलेक्चुअल लेवल है या पॉवर्टी है, उसे हम डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्वालिटेटिव फैक्ट है। इनका विश्लेषण करने के लिए प्रत्यक्ष रूप में सांख्यिकी का प्रयोग तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ये सहायक नीति के रूप में यूज़फुल है। फॉर एग्जांपल, विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर का अनुमान परीक्षा प्राप्तांकों के आधार पर लगाया जा सकता है। इसी प्रकार यदि दो सिटीज़ की हेल्थ सिचुएशन का अगर हम कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो हम वहाँ की एवरेज जो डेथ रेट है उसके आधार पर कंपैरिजन कर सकते हैं। नेक्स्ट है सांख्यिकी समूहों का अध्ययन करती है, व्यक्तिगत इकाइयों को महत्व नहीं देती है, अर्थात स्टेट्स ग्रुप का जो डेटा है उससे रिलेटेड है, इंडिविजुअल डेटा की यहाँ स्टडी नहीं की जाती। फॉर एग्जांपल, एवरेज पर कैपिटा इनकम उस देश के निवासियों की आय के समंकों को जोड़कर उनकी संख्या से भाग देने पर ज्ञात की जाती है। इससे अलग अलग व्यक्तियों जैसे भिखारी या करोड़पति की व्यक्तिगत आय का आभास नहीं मिल पाता। इसी प्रकार यदि हम औसत वस्त्र उपभोग की बात करें, तो इससे हमें ये पता नहीं लग पाएगा कि निर्धन व्यक्ति को वस्त्रों की कितनी कमी का अनुभव करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ ओवरऑल जो पॉपुलेशन है, जिसमें रिच पर्सन्स है, मिडिल क्लास फैमिली है और लोअर क्लास फैमिली है, यानी गरीब लोग हैं, सब इंक्लूड होंगे। तो यहाँ एक्चुअल इंडिविजुअल की सिचुएशन क्या है उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकेगा। नेक्स्ट है सांख्यिकी रीति किसी समस्या के अध्ययन की एकमात्र रीति नहीं है। सांख्यिकीय विवेचन द्वारा प्राप्त परिणामों को अंतिम रूप से सत्य तभी मानना चाहिए जब वह अन्य मेथड्स जैसे प्रयोग, अंतरावलोकन, निगमन आदि की सहायता से और अन्य प्रमाणों द्वारा भी पुष्ट हो जाए। इस तरीके से एक कमी और है इसकी कि सांख्यिकी के निष्कर्ष भ्रामक हो सकते हैं यदि उनका विश्लेषण बिना संदर्भ के किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम 3 व्यापारिक संस्थाओं की बात करें या 3 कंपनीज़ की बात करें और उनके कुछ प्रीवियस ईयर्स के बेनिफिट्स या प्रॉफिट्स को हम देख लें, तो एवरेज रूप में अगर हम कंक्लूज़न निकालें और कंक्लूज़न में ये निकले कि तीनों ही जो कंपनीज़ है उनका जो प्रॉफिट है वो लगभग समान है, तो इसके आधार पर यानी स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज़ करके जो हमने कंक्लूज़न निकाला उसके आधार पर हम ये कहेंगे कि तीनों कंपनीज की सिचुएशन सेम है। लेकिन यदि हम डीपली उसकी स्टडी करें तो हम ये देखेंगे कि हो सकता है किसी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा हो, यानी वो कंपनी प्रोग्रेस कर रही हो, किसी कंपनी का प्रॉफिट घट रहा हो यानी वो अवनति की ओर हो। तो ये जो वास्तविक निष्कर्ष है वो हमें स्टैटिस्टिकल मेथड के द्वारा प्राप्त नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है सांख्यिकी के नियम केवल औसत रूप में व दीर्घकाल में ही सत्य। भौतिकी, रसायन विज्ञान व खगोल शास्त्र के नियमों की भांति सांख्यिकी के नियम पूर्ण रूप से सत्य नहीं होते। ये केवल दीर्घकाल में औसत रूप से तथा समूहों पर ही खरे उतरते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु जो ऊपर से गिराई जाती है सदैव पृथ्वी की ओर आती है। ये नियम सदा के लिए और प्रत्येक परिस्थिति में ही सत्य है।
इसी प्रकार चिकित्सा शास्त्र का ये नियम कि किसी व्यक्ति को यदि कोई मादा एनाफिलीज मच्छर काटता है तो ही मलेरिया होगा, अदरवाइज मलेरिया नहीं हो सकता, ये भी पूर्ण रूप से सत्य है। किंतु यदि हम सांख्यिकी के नियमों की बात करें तो जैसे सांख्यिकी का प्रोबेबिलिटी थियरी है यानी प्रायिकता सिद्धांत है, उसके अनुसार यदि हम एक सिक्के को उछालें तो वो आधी बार हेड आएगा और आधी बार टेल आएगा, अर्थात हेड और टेल गिरने की जो पॉसिबिलिटी है या प्रोबेबिलिटी है वो हाफ होगी यानी 1/2 होगी। लेकिन ये तभी सत्य होगा जब सिक्का बहुत बार यानी काफ़ी टाइम के लिए आप उछालेंगे। लेकिन यदि आप 10 बार ही सिक्के को उछालते हो तो संभावना है कि वो 4 बार हेड आए और 6 बार टेल आए। लेकिन यदि आप 10,000 टाइम्स यानी 10,000 बार सिक्का उछालते हो तब संभावना है कि हेड और टेल की आने की पॉसिबिलिटी लगभग 5,000 के इक्वल हो, अर्थात सांख्यिकी के नियम केवल दीर्घकाल में ही सत्य होते हैं। नेक्स्ट है भिन्न भिन्न प्रकार के समंकों तथा विभिन्न तथ्यों से संबंधित समंकों की तुलना नहीं की जा सकती। समंकों की आपस में तुलना करने के लिए उनका एक रूप व सजातीय होना आवश्यक है। अगर तथ्य यानी समंक एक रूप व सजातीय नहीं होंगे तो उनकी तुलना करना कठिन है। लास्ट है सांख्यिकी का उचित प्रयोग केवल विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। केवल उन व्यक्तियों द्वारा ही समंकों का उचित रूप से संकलन, विश्लेषण व निर्वचन किया जा सकता है जिन्हें सांख्यिकीय रीतियों तथा उनकी सीमाओं का विशेष ज्ञान हो। एक अयोग्य व अनभिज्ञ व्यक्ति समंकों का दुरुपयोग करके ठीक उसी प्रकार गलत परिणाम निकाल सकता है जिस प्रकार एक अयोग्य चिकित्सक के हाथ में दवा जहर बन सकती है। सांख्यिकी की इन सीमाओं के बावजूद भी हम सांख्यिकी के महत्व को नकार नहीं सकते। सांख्यिकी का काफ़ी महत्व है। इस संदर्भ में हम H.G. वेल्स के इस कथन को देख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि सांख्यिकीय चिंतन कुशल नागरिकता के लिए एक दिन उतना ही अनिवार्य होगा जितना पढ़ने व लिखने की योग्यता, अर्थात सांख्यिकी का काफ़ी महत्व है। हम देखेंगे सांख्यिकी की प्रकृति, नेचर ऑफ स्टैटिक्स। इसमें हम 2 पॉइंट्स की स्टडी करेंगे। फर्स्ट है स्टैटिक्स एज ए साइंस यानी सांख्यिकी विज्ञान के रूप में। सेकंड है स्टैटिक्स एज एन आर्ट, सांख्यिकी कला के रूप में। देखिए विज्ञान क्या होता है? विज्ञान ज्ञान का क्रमबद्ध समूह होता है। इसी प्रकार से सांख्यिकी भी ज्ञान का क्रमबद्ध समूह है। इसके अंतर्गत फर्स्टली हम स्टडी करते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की, देन सिस्टमेटिकली हम स्टडी करते हैं आगे एडवांस रूप डिस्पर्जन की, और देन स्क्यूनेस, कोरिलेशन। तो इस तरीके से सांख्यिकी में भी हम क्रमबद्ध स्टडी करते हैं, सिस्टमेटिक फॉर्म में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो विज्ञान की कैरेक्टरिस्टिक है वो यह है कि इसके विधियाँ और इसके नियम सार्वभौमिक होते हैं। तो सांख्यिकी में भी अनेक विधियाँ हैं जैसे कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, और कई सर्वव्यापी नियम भी है जैसे प्रोबेबिलिटी थियरी, सांख्यिकी नियमितता का नियम, महांक जड़ता का नियम आदि। इसी तरीके से जो विज्ञान है वो कारण व परिणाम के संबंधों का विश्लेषण करता है, और सांख्यिकी भी संख्यात्मक तथ्यों के संकलन द्वारा घटनाओं का वर्णन करता है और उनसे कारण परिणाम संबंध का विवेचन करता है। जो विज्ञान है उसमें पूर्वानुमान की क्षमता होती है। सांख्यिकी भी भूतकालीन तथा वर्तमान तथ्यों के आधार पर भावी परिवर्तियों का अनुमान लगाता है। विज्ञान एक निरंतर गतिशील सब्जेक्ट होता है। सांख्यिकी में भी सांख्यिकीय रीतियों में निरंतर शोध तथा सुधार होते रहते हैं, इसलिए सांख्यिकी भी निरंतर गतिशील है। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स एज एन आर्ट, अर्थात सांख्यिकी कला के रूप में। कला उन क्रियाओं का समूह है जिनके द्वारा किसी समस्या का हल किया जाता है। कला के रूप में सांख्यिकी हमें ये बताती है कि कार्य कैसे करें तथा कार्य को करने का सर्वोत्तम ढंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंतर्गत एवरेज ज्ञात करने के लिए डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स है जैसे मीन, मीडियन एंड मोड। मीन के अगेन क्लासिफिकेशन में है अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। तो हम अपनी डेटा और अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग कि हमें क्या रिजल्ट्स चाहिए अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टूल का यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट है कला की साधना में विशेष चतुराई, आत्मसंयम तथा अनुभव की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज़ करने के लिए भी विशेष योग्यता और अनुभव की आवश्यकता है, अन्यथा भ्रमात्मक व पक्षपातपूर्ण निष्कर्ष निकलते हैं।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सांख्यिकी में विज्ञान तथा कला दोनों की विशेषताएं पाई जाती है, अर्थात सांख्यिकी विज्ञान भी है और कला भी है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने देखा सांख्यिकी के कार्य, उसका महत्व, उसकी सीमाएं एवं उसकी प्रकृति। थैंक यू।